Auzubillahimiनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम हिरा रहीम अकबर और डी कोड विद हिरा के प्लेटफॉर्म से आप हमें देख रहे हैं यूट्यूब पर। हमारे चैनल का नेम है डी कोड विद हिरा रहीम। इस वीडियो में हम एफपीएससी में कंडक्ट होने वाले पास्ट ओरिजिनल पेपर को डिस्कस करेंगे। ओरिजिनल पेपर जो कि सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए कंडक्ट किया गया था उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिसेंटली सेकेंडरी स्कूल टीचर की सीट्स अनाउंस हुई हैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, जिसमें टोटल ऑल ओवर पाकिस्तान की जो सीट्स हैं वो 98 हैं और पंजाब की सीट्स की बात की जाए तो वो 48 हैं। तो पंजाब की इस बार बहुत ज़्यादा ह्यूज सीट्स हैं। 17 स्केल की ये पोस्ट है जिसमें सैलरी भी ऑलमोस्ट 100K प्लस है। तो दिस इज़ द गोल्डन चांस टू अचीव दिस जॉब। इस केस में हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि एफपीएससी का एक ओरिजिनल पेपर है जो कि पास्ट में कंडक्ट कराया गया था इस पोस्ट से रिलेटेड। उसके अलावा हमारे इसी चैनल पर एजुकेशन के जो एफपीएससी की वेबसाइट पर गिवन टॉपिक्स हैं उनकी वन शॉट वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगी, जिसको आप करके, जिसको पढ़ के, जिसको अंडरस्टैंड करके आप अपने पेपर्स को बहुत अच्छे से डीकोड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वो करने के बाद इंशाल्लाह आपके पेपर में किसी किस्म की कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसमें हम एजुकेशन का पार्ट डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसके सिलेबस की बात की जाए तो इसमें 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं और 80 एमसीक्यूज पैडागोजी के होते हैं। पैडागोजी मीन्स स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस, जो बच्चों की स्टडी होती है उसको हम कहते हैं पैडागोजी। एंड्रागोजी हम कहते हैं जो अडल्ट्स की स्टडी होती है, जो अडल्ट्स का लर्निंग होती है उसको हम कहते हैं एंड्रागोजी। तो इसमें हम पैडागोजी यानी कि जो बच्चों की लर्निंग है, जो चाइल्ड्स की लर्निंग है उसको स्टडी करेंगे। तो इसमें एजुकेशन का जो पार्ट है उसको हम देखते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 21, क्योंकि फर्स्ट 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के होते हैं, उसको हम इंग्लिश वाले पार्ट के साथ डिस्कस करेंगे। एजुकेशन के एमसीक्यू अब हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 21 है, द आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ Constitution of Pakistan obligates state to provide free and compulsory education up to class 5। 5 क्लास तक जो 2010 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में अमेंडमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्लास 5 तक एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी कर दिया गया था। इससे रिलेटेड एज ग्रुप भी डिफाइन किया गया था। कभी एफपीएससी एज ग्रुप का भी एमसीक्यू पूछ लेता है। 5 to 16 ईयर्स का एज ग्रुप है जो कि 25A आर्टिकल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करने का कहा गया था। तो जो एज ग्रुप था वो 5 to 16 ईयर्स का था। क्लास की बात की जाए, ग्रेड की बात की जाए तो अप टू ग्रेड 5 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का कहा गया था। एमसीक्यू नंबर 22 है, द थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी पुट्स एम्फेसिस ऑन स्टडिंग द होल ह्यूमन बीइंग। कंप्लीट ह्यूमन बीइंग, होल ह्यूमन बीइंग की बात है तो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है जो कि होल ह्यूमन बीइंग की स्टडी को और उसकी पर्सनैलिटी को जो है वो एम्फोसिस करती है। हु सेड दैट लर्निंग इंक्लूड्स बोथ एक्विजिशन एंड रिटेंशन। कौन सी ऐसी थ्योरी है जो लर्निंग की जो एक्विजिशन और रिटेंशन दोनों को इंक्लूड करती है? ये है गेट्स की थ्योरी, 1968 में दी गई। एमसीक्यू नंबर 24 है, द वे नॉलेज इज क्रिएटेड इन द माइंड ऑफ अ लर्नर। लर्नर के माइंड में नॉलेज किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? तो क्रिएट का वर्ड यूज हो गया है। हम देखेंगे रियलिज्म, बिहेवियरिज्म में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कंस्ट्रक्टिविज्म में कंस्ट्रक्ट है और कंस्ट्रक्ट में भी कंस्ट्रक्ट का मीनिंग होता है क्रिएट। तो यहाँ पर जो हमें कीवर्ड दिया गया है वो है क्रिएटेड। तो क्रिएटेड का मतलब है कोई नई चीज बन रही है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कंस्ट्रक्टिविज्म। एमसीक्यू नंबर 25 है, गोइंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज कॉल्ड डैश। अच्छा, जनरल, अगर हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास जो है वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है या इंडक्टिव लर्निंग होती है। अगर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाएं, जनरल से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जो सारे बर्ड्स हैं वो फ्लाई करते हैं, तो जो क्रो है वो भी फ्लाई करता है। यानी हमने पहले सारे बर्ड्स की बात की तो हमने कहा क्रो भी फ्लाई करता है, तो क्रो भी क्या है? एक बर्ड है। हमने एक चीज़ डिड्यूस कर ली, हमने बर्ड्स की फ्लाइट से क्रो की फ्लाइट को डिड्यूस कर लिया, एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मूव कर गए, तो उसको हम कहते हैं
डिडक्टिव कि हमने एक स्पेसिफिक चीज डिडक्ट कर ली। अगर हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं कि एक क्रो है, क्रो भी बर्ड है और वो फ्लाई करता है, इसका मतलब है सारे बर्ड्स को फ्लाई करना चाहिए। यानी हम क्रो से एक स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव कर गए, तो इसका मतलब है ये कौन सी लर्निंग होती है? इंडक्टिव। एमसीक्यू नंबर 26 है द टर्म फिलोसफी मीन्स द लव ऑफ विजडम। 27 डैश इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। एमसीक्यू नंबर 28 है द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट वाज टू प्रमोट। अलीगढ़ मूवमेंट जो थी ये सर सैयद अहमद खान ने दी थी और इसका मेन मकसद था एजुकेशन को प्रमोट करना। इस केस में सर सैयद अहमद खान ने स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस बनाए, मदरसे बनाए और फाइनली वो जो कॉलेज था वो यूनिवर्सिटी का दर्जा पा गया। तो अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान ने दी थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एजुकेशन को प्रमोट करना। एमसीक्यू नंबर 29 है एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1947 वाज हेल्ड इन। 1947 में जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ये कराची में हुई थी। कराची का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 30 है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज प्राइमरीली अ डैश एंटरप्राइज, इट्स अ सोशल एंटरप्राइज। एमसीक्यू नंबर 31 है डैश इज द बेसिक फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, planning is the basic and foremost function of administration. MCQ number 32 है role personality theory was presented by गेट्जल्स एंड गोबा। इसने दी थी रोल पर्सनैलिटी की थ्योरी, गेट्जल्स एंड गोबा। एमसीक्यू नंबर 33 है डैश फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स डेलीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द एम्प्लॉयज। एडमिनिस्ट्रेशन का वो कौन सा फंक्शन है जो अपने एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करता है, उनको उनके रोल बताता है कि इस एम्प्लॉय ने ये फंक्शन जो है वो परफॉर्म करना है या इस एम्प्लॉय की ये ड्यूटी है। तो ऑर्गेनाइजिंग ये ऐसा फंक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन का जो एम्प्लॉयज को उनकी ड्यूटीज असाइन करने के प्रोसेस को कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 34 है स्टेप 2 इन क्लिनिकल सुपरविजन। क्लिनिकल सुपरविजन जो है उस केस में जहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जाती है स्टूडेंट्स की, उसमें स्टेप 2 क्या है? स्टेप 1 होता है डाटा कलेक्शन। आप स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं कि वो उसका इस तरीके से उससे क्वेश्चंस करते हैं कि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है, वो फ्यूचर में फॉर एग्जांपल आप उसको फ्यूचर में कोई करियर अडॉप्ट करने की जो है वो उसको सुपरवाइज कर रहे हैं इस हवाले से कि वो फ्यूचर में कौन सा करियर अडॉप्ट करता है। तो सबसे पहले आप उसका डाटा कलेक्ट करेंगे और दूसरे नंबर पे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। सेकंड स्टेप ऑब्जर्वेशन का होता है। एमसीक्यू नंबर 35 है हॉथॉर्न स्टडीज वाज कंडक्टेड बिटवीन 1927 से 1932 के बीच में ये स्टडीज कंडक्ट की गई। हॉथॉर्न स्टडीज इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कंपनी है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, जहाँ पर ये स्टडी कंडक्ट की गई थी। डैश इज रेगुलेटरी प्रोसेस डायरेक्टिंग द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द स्पेसिफिक गोल्स। ये कौन सा रेगुलेटरी प्रोसेस है जो कि जिसमें आप एक्टिविटीज़ को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की कि वो एक स्पेसिफिक गोल को अचीव कर सके। तो ये कंट्रोलिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि आपको अपने स्पेसिफिक गोल्स अचीव करने में हेल्प आउट करता है। एमसीक्यू नंबर 37 है एजुकेशनल सुपरविजन मींस। एजुकेशनल सुपरविजन का क्या मतलब होता है? असिस्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असिस्ट करने के प्रोसेस को कहते हैं एजुकेशनल सुपरविजन। एमसीक्यू नंबर 38 है टॉप मैनेजमेंट वर्क्स ऑन। जो टॉप मैनेजमेंट होती है स्ट्रैटेजिक प्लान पे वर्क कर रही होती है। जो स्ट्रैटेजिक प्लान होता है आपका एमसीक्यू नंबर 39 में बताया गया है कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होता है। 40 फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस इज टू सेट एन ऑब्जेक्टिव। जब भी कोई प्लानिंग प्रोसेस आप स्टार्ट करते हैं आप एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, कॉमन गोल सेट करते हैं कि आपने फाइनल जो है वो आपकी आउटकम क्या होनी चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आप कोई भी प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 41 है शॉर्ट टर्म प्लान इन एजुकेशन आर जनरली ऑफ डैश ईयर्स। जो शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं एजुकेशन में वो 3 to 5 ईयर्स के ड्यूरेशन के होते हैं। एमसीक्यू नंबर 42 है हु सेड दिस एजुकेशनल प्लानिंग and its broadest sense is the application of rational systematic analysis to the process of educational development। P.H. Coombs एक साइंटिस्ट थे, ये उनकी स्टेटमेंट है। एमसीक्यू नंबर 43 है प्लानिंग एम्स एट क्रिएटिंग एन एडिक्वेट डैश सिचुएशन फ्यूचर। जो प्लानिंग है वो आप फ्यूचर सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्रिएट करते हैं कि आपके फ्यूचर में कौन सा गोल कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। एमसीक्यू नंबर 44 है सिस्टमैटिक चेंज इन मेंटल प्रोसेस दैट अंडरलाई ऑल लर्निंग परफॉर्मेंस इज रेफर टू एज। इसमें कीवर्ड आपके पास मेंटल है। मेंटल का मतलब होता है कॉग्निटिव, यानी रिलेटेड टू द हेड, रिलेटेड टू द ब्रेन। जो डेवलपमेंट है
उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। मेंटल डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। MCQ नंबर 45 है, द प्राइमरी एम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी का प्राइमरी एम क्या है? टू कॉन्ट्रीब्यूट to understanding of sound educational practices. This is the correct answer. B की बात की जाए, to provide the academic background essential for effective teaching, ये एक narrow statement है, इसको हम include नहीं कर सकते. To provide the theoretical framework for the educational research, theoretical framework ये भी एक narrow statement है. ये सबसे ज़्यादा wide statement है जो educational psychology को यहाँ पर support कर रही है, वो यही है, to contribute and understanding of sound educational practices. MCQ नंबर 46 है, करिकुलम क्या होता है? कोर्स, सिलेबस, को करिकुलर एक्टिविटी, सारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस को आप करिकुलम कहते हैं। करिकुलम में सिर्फ आपका कोर्स या सिलेबस नहीं आता या सिर्फ को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं आती, बल्कि CCA, एवरीथिंग इंक्लूड्स द करिकुलम, ऑल कंप्लीट सेट ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज इंक्लूड्स द करिकुलम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस। MCQ नंबर 47 है, द थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग an idea or concept that is new, original and useful is termed as the creativity. आपने यहाँ पर एक प्रोड्यूसिंग इसका कीवर्ड है, आपने एक नया आइडिया जनरेट किया या नया कॉन्सेप्ट जनरेट किया, ऐसा कॉन्सेप्ट जनरेट किया जो न्यू है, ओरिजिनल है और यूजफुल है, इसको आप क्रिएटिविटी कहते हैं। MCQ नंबर 48 है, विच वन ऑफ द थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट्स द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस G एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस S। इसमें दो फैक्टर्स यूज किए जाते हैं इस इंटेलिजेंस थ्योरी में, एक है इंटेलिजेंस जनरल इंटेलिजेंस जिसको G से डिनोट किया जाता है और एक है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस जिसको S से डिनोट किया जाता है। क्योंकि इस स्टेटमेंट में ही दो फैक्टर्स हैं तो हमारे पास आंसर्स में स्पीयरमैन की 2 फैक्टर थ्योरी है, तो हम उसको टिक करेंगे कि स्पीयरमैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी है वो जनरल इंटेलिजेंस G और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस S पर वर्क करती है। MCQ नंबर 49 है, मूड्स आर फॉर्म ड्यूरिंग एडोलसेंस। मैच्योरिटी के टाइम पर जो है वो मूड्स डेवलपमेंट हो रही होती हैं। MCQ नंबर 50 है, विच इज द मास्टर इमोशन? फियर इज द मास्टर इमोशन। डर और खौफ जो है ये आपका मास्टर इमोशन है। अ डैश इज द ऑर्गेनाइज पैटर्न ऑफ बिहेवियर which the child develops when he is engaged in an activity. ये जीन पियाजे की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो स्कीम होती है, स्कीम एक ऐसी चीज़ है या स्कीमा एक ऑर्गेनाइज पैटर्न है बिहेवियर का जो चाइल्ड डेवलप करता है जब वो किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। MCQ नंबर 52 है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग वाज प्रेजेंटेड बाय। ट्रायल और एरर थ्योरी दी थी थॉर्नडाइक ने बेसिकली एक पजल बॉक्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उसने एक कैट को जो है वो एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया था और उसके बाहर जो है उसने यहाँ पर एक फिश का पीस हैंग कर दिया था और कैट ने वहाँ से बहुत कोशिश की ट्रायल और एरर के प्रोसेस के थ्रू कि वो किसी तरीके से उस पिंजरे से बाहर निकल आए। फाइनली वो एक रस्सी खींचने में कामयाब हो गई। वहाँ से पहले उसने डिफरेंट जगहों पर अपने जो है वो पंजे लगाए बट वो नहीं कामयाब हो सकी और कुछ टाइम तक वो एक उसको रस्सी को खींचने में और पिंजरे का गेट खोलने में और फिश का पीस जो है वो खाने में कामयाब हो गई। तो जब दोबारा उसने किया तो फिर कैट का जो है वो ट्रायल और एरर के साथ ऐसा लर्निंग प्रोसेस हो गया कि वो डिफरेंट जगहों पर हाथ मारने के लिए डायरेक्ट वो रस्सी खींच लेती थी और फाइनली वो बाहर आके उस फिश के पीस को खा लेती थी। यानी कि उसकी जो लर्निंग हुई वो ट्रायल एंड एरर के प्रोसेस के थ्रू हुई। जंग 1933 classified the unconscious into 2 types, primary or racial unconscious and personal unconscious. जंग साइंटिस्ट था, उसने अनकॉन्शियसनेस को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, एक होती है प्राइमरी या रेशियल अनकॉन्शियस और दूसरी होती है पर्सनल अनकॉन्शियस। MCQ नंबर 54 है, इफेक्टिवनेस ऑफ करिकुलम इज डिटरमाइंड बाय इवैल्यूएशन। अगर आपने किसी करिकुलम की इफेक्टिवनेस यानी इफेक्टिवनेस का मतलब होता है अगर आपने उसकी आउटकम चेक करनी है तो हमेशा आप उसके लिए इवैल्यूएशन का प्रोसेस यूज करते हैं। MCQ नंबर 55 है, करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड फॉर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एट द सेम क्लास। अगर सेम क्लास में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रहा है तो उसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं। अगर करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट क्लास के कॉन्सेप्ट्स को चेक कर रहा है तो उसको वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। MCQ नंबर 56 है, करिकुलम इज इंटरप्रेटेड टू मीन ऑल द ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज, एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंसेस व्हिच स्टूडेंट्स हैव अंडर द डायरेक्शन
principles of the school, whether in the classroom or not, is said by Hilda Taba. एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने करिकुलम के हवाले से ये स्टेटमेंट दी थी कि करिकुलम जो है इसमें ऑर्गेनाइज्ड कोर्सेज होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं और एक्सपीरियंसेस होती हैं जो कि स्टूडेंट एक स्कूल की इस डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग करता है, चाहे वो उसकी क्लासरूम का पार्ट हो या ना हो। एमसीक्यू नंबर 57 है, इंटेलिजेंस लेवल ऑफ गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जिनका जो बहुत जीनियस स्टूडेंट्स होते हैं जो कि गिफ्टेड होते हैं, उनका इंटेलिजेंस लेवल या आईक्यू लेवल क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन 140 एंड अबव होता है। एमसीक्यू नंबर 58 है, इफ टू और मोर मेथड्स आर मिक्स्ड फॉर टीचिंग, अगर आप टीचिंग के लिए दो या दो से ज्यादा मेथड्स को मिक्स कर दें तो उस टीचिंग मेथड को आप क्या कहते हैं? ऐसे टीचिंग मेथड को आप इलेक्टिक मेथड कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 59 है, समेटिव इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस, जो समेटिव इवैल्यूएशन होती है वो आपके इंस्ट्रक्शनल पीरियड के बाद होती है। फॉर एग्जांपल आपने पूरा साल स्टूडेंट्स को पढ़ाया और उनके जो फाइनल एग्जाम्स होते हैं उसको आप कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन। इन द बिगनिंग जो स्टार्ट में इवैल्यूएशन होती है वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है, जो आप पढ़ाने से पहले करते हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन करते हैं कि उनका जो मेंटल लेवल है वो क्या है, उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, उसको चेक करने के लिए करते हैं। रेगुलर इंटरवल्स और मिडल में जो है वो आप उसकी ऐसी असेसमेंट कर रहे होते हैं जो कि फॉर्मेटिव होती है, जो कि आप किसी यूनिट की कॉम्प्लीशन पे कर लेते हैं या ड्यूरिंग क्लास करते हैं, तो वो उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। एमसीक्यू नंबर 60 है, ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन, ये एट द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शनल पीरियड है इसका आंसर, तो इसमें हमारे पास कोई आंसर नहीं है तो हम इसको नन ऑफ दीज करेक्ट करेंगे। ड्यूरिंग डिमॉन्स्ट्रेशन द टॉपिक शुड बी प्रेजेंटेड इन द डिबेटेबल स्टाइल, जब डिमॉन्स्ट्रेशन होती है यानी आपने डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसा मेथड होता है जिसमें आप डेमो देते हैं स्पेसिफिकली, या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो मेथड है इसको आप यूज़ करते हैं साइंस पढ़ाने में, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप इसको यूज़ करते हैं, जिसमें आप डेमो कंडक्ट करके स्टूडेंट को बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा रहे हैं बच्चों को, जिसमें आपने कोई मॉडल बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप पढ़ा रहे हैं और डेमो दे रहे हैं, तो उसमें आप कौन सा स्टाइल यूज कर सकते हैं? डिबेटेबल स्टाइल में आपने अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना है। एमसीक्यू नंबर 61 है, इन डिस्कवरी मेथड्स ऑफ टीचिंग द स्टूडेंट्स आर जनरली फोर्स्ड टू वर्क एज साइंटिस्ट, डिस्कवरी मेथड ऑफ टीचिंग में स्टूडेंट जो है वो साइंटिस्ट की तरह काम करते हैं। स्टेटमेंट किस साइंटिस्ट ने दी थी? आर्मस्ट्रांग ने ये स्टेटमेंट दी थी। एमसीक्यू नंबर 62 है, द सेंट्रल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड का सेंट्रल प्रिंसिपल क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, कि आप अपने एक्सपीरियंस से या किसी चीज को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके प्रैग्मेटिकली किसी चीज को आप जो है लर्न कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ तब आप अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं जब आप उस चीज को या उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देख लें। एमसीक्यू नंबर 63 है, परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो आप नॉलेज लेते हैं 50% होता है। ये बेसिकली बताया किसने था? एडगर डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस में ये बात बताई गई है कि जो ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू आप 50% नॉलेज जो है वो गेन करते हैं। एमसीक्यू नंबर 64 है, कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज। 3 तरह के ग्रुप्स जो हैं वो बनाए जाते हैं क्लास में, उसके अकॉर्डिंग जो है उनकी रैंकिंग की जाती है। तो ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 65 है, रोट लर्निंग, रोट लर्निंग यानी कि आपने रटा लगाना है। ये एक डीमेरिट है किसका? लर्नर सेंटर्ड करिकुलम का, के जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रटा लगाकर पढ़ते हैं तो उनकी जो है वो ये एक डीमेरिट है लर्नर सेंटर्ड करिकुलम का, रोट लर्निंग। एमसीक्यू नंबर 66 है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लान इज ऑब्जेक्टिव, कोई भी लेसन प्लान आप बनाते हैं सबसे पहले आप उसकी ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन करते हैं कि इस करिकुलम में या ये जो स्पेसिफिक प्लान या ये जो स्पेसिफिक टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाने के बाद आपके कौन कौन से ऐसी आउटकम्स हैं जो आप उन स्टूडेंट से लेना चाहते हैं, या ये टॉपिक पढ़ाने के लिए कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं जिनको आपने टच करना है, और आपने अपनी टाइम को उस लेक्चर के अंदर टाइम को कैसे मैनेज करना है और स्पेसिफिक टाइम में वो लेक्चर कैसे डिलीवर करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है लेसन प्लान का वो ऑब्जेक्टिव होता है। एमसीक्यू नंबर 67 है, क्लासरूम मैनेजमेंट क्रिएट्स अ सेट ऑफ डैश यूज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट एक्सपेक्टेशंस, क्लासरूम मैनेजमेंट में सेट ऑफ एक्सपेक्टेशंस को जो है वो पहले डिफाइन किया जाता है कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट में कौन से सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो कि वहां पर अप्लाई किए जाएंगे बाय द टीचर एंड बाय द लर्नर, और उसकी प्रैक्टिस की जाएगी। एमसीक्यू नंबर 68 है, क्लासरूम मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड द टीचर एंड स्टूडेंट डैश एंड एक्शंस दैट इन्फ्लुएंस स्टूडेंट बिहेवियर इन द क्लासरूम एटीट्यूड्स,
टीचर और स्टूडेंट दोनों के एटीट्यूड और एक्शंस जो हैं वो मैटर करते हैं। एमसीक्यू नंबर 69 है, टीचर विद नो स्ट्रक्चर्ड करिकुलम डैश विद कंट्रीब्यूटेड टू नेगेटिव स्टूडेंट आउटकम्स। तो वीक जो क्लासरूम है जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, उस वहाँ पर जो है वो फिर उसका जो आउटकम होगा वो नेगेटिव होगा और वो क्लासरूम जो है वो वीक होगा। एमसीक्यू नंबर 70 है, डैश इज डिफाइंड एज द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग अदर्स टू ओबे रूल्स और नॉर्म्स बाय यूजिंग पनिशमेंट टू करेक्ट अनवांटेड बिहेवियर्स। अनवांटेड बिहेवियर्स को करेक्ट करने के लिए जो टीचिंग इवेंट्स को प्रैक्टिस किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन कराने के लिए, क्लास डेकोरम मेंटेन कराने के लिए, इसको आप क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। जब आप डिसिप्लिन मेंटेन कराते हैं क्लास में तो दो तरीके से आप इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है। यहाँ पर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में कहा गया है कि आप कौन सी पनिशमेंट उनको देंगे ताकि आप स्टूडेंट्स के अनवांटेड बिहेवियर्स को कंट्रोल कर सकें, तो इस प्रोसीजर को आप कहते हैं डिसिप्लिन। एमसीक्यू नंबर 70 है, डैश मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द इवेंट्स एंड प्रोसीजर्स involved in the decision to initiate a specific activity for an individual student। आप ये मैनेजमेंट की कौन सी ऐसी टाइप है जिसमें आप इंडिविजुअल स्टूडेंट से कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी को इनिशिएट करा सकते हैं, वो इवेंट्स एंड प्रोसीजर्स वो किस मैनेजमेंट में फॉल करते हैं? तो वो इंस्ट्रक्शनल मैनेजमेंट में फॉल करते हैं। एमसीक्यू नंबर 72 है, रूल्स क्रिएट क्लियर डैश फॉर द चिल्ड्रन एंड नीड टू डिफाइन व्हाट एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर इज। रूल्स जो है वो क्या डिफाइन करते हैं कि स्टूडेंट के एक्सेप्टेबल बिहेवियर से हमें कौन कौन सी जो है एक्सपेक्टेशंस हैं। तो रूल्स जो हैं वो एक्सपेक्टेशंस को ऐसा क्लियर कर देते हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स से जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर है उसको डिफाइन कर सकते हैं कि क्लास में उसका ज़्यादा ऊंचा बोलना अलाउड नहीं है, क्लास में उसका ज़्यादा गुस्सा करना अलाउड नहीं है, क्लास में उसने बैठना कैसे है, क्लास में उसने बिहेव कैसे करना है। तो उसके जितने बिहेवियरल पैटर्न्स हैं क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके, तो जो रूल्स है वो बेसिकली क्या करते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस क्रिएट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि स्टूडेंट्स को ये डिफाइन हो जाए कि उनका कौन सा बिहेवियर क्लास में एक्सेप्टेबल है और कौन सा बिहेवियर क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं है। MCQ number 73 है, dash help to minimize behavioral challenges in the classroom and are key to a well managed and organized classroom। रूटीन्स हैं जो कि behavioral challenges क्लासरूम में जो आते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से उसको मैनेज करवाने में और ऑर्गेनाइज क्लासरूम में हेल्प आउट करती हैं। MCQ नंबर 74 है, टू बी इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है आउटकम बेस्ड, ऐसी जो है लर्निंग जिसमें आपको आउटकम मिले। इफेक्टिव होने के लिए डैश नीड टू बी समथिंग टू बी चिल्ड्रन एस्पायर एंड वांट। चिल्ड्रन एस्पायर टू एंड वांट, तो कौन सी ऐसी चीज है जो हम कर सकते हैं, बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, रिवॉर्ड्स दे सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम और इफेक्टिव आउटकम दे हमें। एमसीक्यू नंबर 75 है, डैश प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर कैटेगराइजिंग एंड क्वांटिफाइंग एट्रीब्यूट्स। अब इस स्टेटमेंट में कीवर्ड है क्वांटिफाइंग, यानी पे यहाँ पे कोई ना कोई चीज मेजर करने की बात हो रही है, क्वांटिफिकेशन की बात हो रही है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द थिंग दैट वी ऑब्जर्व, एक्सपीरियंस एंड रिपोर्ट। तो इसका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मेजरमेंट, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को क्वांटिफाई करना है, उनकी नंबरिंग करनी है, तो इसमें इस प्रोसेस को आप कहते हैं मेजरमेंट। एमसीक्यू नंबर 76 है, द रिलेशनशिप बिटवीन एंड अमंग द वैल्यूज इन अ सेट is referred to as level of measurement। इसको आप level of measurement कहते हैं। MCQ नंबर 77 है, at the dash level of measurement value can be placed in two categories that are weak ordered or rated along a continuum such to form high to low। ऐसी कौन सा level of measurement है, किस level of measurement में आप रैंकिंग करते हैं फ्रॉम हाई टू लो, ऑर्डिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट में। एमसीक्यू नंबर 78 है, डैश डिस्क्राइब्स द एक्सटेंट टू विच we measure what we purpose to measure।
तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो डिस्क्राइब करी है कि हमने जो चीज़ मेजर करनी है उसी को ही हम मेजर करें, उसको हम किस एक्सटेंट तक मेजर कर पाए, जिस चीज़ को आप मेजर करना चाहते हैं, तो इसको आप कहते हैं वैलिडिटी। एमसीक्यू नंबर 79 है, डैश वैलिडिटी इन्वॉल्व्स मेकिंग अ कंपैरिजन बिटवीन अ मेजर एंड एन एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। आंसर है फेस वैलिडिटी। इसमें आप मेजर और एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के दरमियान कंपैरिजन करते हैं, इस प्रोसेस को आप कहते हैं फेस वैलिडिटी। एमसीक्यू नंबर 78 है, रिलायबिलिटी इन्वॉल्व्स एडमिनिस्ट्रिंग टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनियर टू द सेम ग्रुप ऑन टू सेपरेट ओकेजन्स। टेस्ट रिलेटेड रिलायबिलिटी ऐसे रिलायबिलिटी होती है जिसमें आप दो इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चनियर को सेम ग्रुप को सेपरेट ओकेजन पर जो है वो चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से लिया, दोबारा आपने वही टेस्ट सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से लिया लेकिन डिफरेंट टाइम पे, एक वीक बाद आपने दोबारा वही टेस्ट कंडक्ट किया और आपको सेम रिजल्ट्स आए, तो इसका मतलब है कि वो टेस्ट रिलायबल है। एमसीक्यू नंबर 81 है, डैश इज द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन whose any aspect of a program of education or training part of a recognized process of judging its effectiveness, its efficiency and any other outcome it may have evaluation। यहाँ पे आप किसी भी, यहाँ पर आपके पास जो कीवर्ड है वो है जजिंग, जज करना, इफेक्टिवनेस चेक करना, एफिशिएंसी चेक करना, इसको आप कहते हैं इवेलुएशन। एमसीक्यू नंबर 82 है, डैश वैलिडिटी इज द एक्सटेंट टू विच टूल appears to measure what is supposed to measure। ये कौन सी वैलिडिटी है जिसमें आप एक टूल को ऐसा आपको अपीयर होता है कि जिसमें आपने जो चीज मेजर करनी है उसी को ही आप मेजर कर रहे हैं, तो वो फेस वैलिडिटी होती है। एमसीक्यू नंबर 83 है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग टेक्निक। गुड मेजरिंग टेक्निक के कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब है, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी। तो इसका ऑल आंसर है जो कि हमारे पास नहीं है ऑप्शंस में, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 84 है, व्हिच इज द टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग फेस टू फेस कन्वर्सेशन। तो इंटरव्यू हमारी ऐसी टेक्निक ऑफ इन्वेस्टिगेशन है जिसमें फेस टू फेस कन्वर्सेशन होती है between the interviewer and interviewee। MCQ number 85 है, dash type of educational research does not make accurate predictions। कौन सी ऐसी educational research है जो कि आपको accurate predictions नहीं बताती, descriptive educational research। MCQ number 86 है, the case study is the study of a। केस स्टडी में आप सिंगल ग्रुप भी स्टडी कर सकते हैं, सिंगल इंडिविजुअल भी स्टडी कर सकते हैं, सिंगल कम्युनिटी या फैमिली भी स्टडी कर सकते हैं। तो आपके पास आंसर है ऑल, जो कि आपके पास यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। MCQ number 87 है, set of questions asked and filled by the interviewer in face-to-face situation with another person is called a schedule। जो इंटरव्यूअर फेस टू फेस सिचुएशन में दूसरे पर्सन से क्वेश्चन करता है, उस सेट ऑफ क्वेश्चंस को आप स्केड्यूल कहते हैं। एमसीक्यू नंबर 88 है, व्हाट टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा आर यूज्ड इन एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में किस टाइप का स्टैटिस्टिकल डाटा यूज होता है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिकल डाटा भी यूज होता है, एनालिसिस ये वाला भी किया जाता है, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी किया जाता है। तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 89 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है। दो पैरामीटर्स हैं, दो पैरामीट्रिक जो मीन है, अगर दो पैरामीटर्स है उनका हम मीन निकालें तो वो हमेशा क्या आना चाहिए, 0। और जो डिफरेंस है एरर में वो सैम्पलिंग की वजह से आता है। तो बोथ जो है वो करेक्ट आंसर्स हैं नल हाइपोथेसिस के हवाले से। एमसीक्यू नंबर 90 है, नेशनल एजुकेशनल कमीशन 1959 वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द हेडशिप ऑफ एसएम शरीफ। एसएम शरीफ की हेडशिप में नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959 जो है वो एस्टैब्लिश किया गया। एमसीक्यू नंबर 91 है, डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्रेडिशन ऑफ टीचर्स एजुकेशन इन पाकिस्तान। टीचर्स की जो एजुकेशन है उनके जो एक्रेडिशन है वो कौन सा इदारा है जिसके उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेक्टा। एमसीक्यू नंबर 92 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1970 वाज हेडेड बाय याहिया खान, जो कि हमारे पास एमसीक्यूज में आंसर नहीं है ऑप्शंस में। फजलुर रहमान है, एसएम शरीफ है, नूर खान है, जो कि इनकरेक्ट आंसर्स हैं। याहिया खान इज द करेक्ट आंसर, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर क्योंकि याहिया खान हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल नहीं है। एमसीक्यू नंबर 93, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वर नेशनलाइज्ड अंडर। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को नेशनलाइज किया गया और उनको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में कन्वर्ट किया गया 1972 के एजुकेशनल कमीशन में, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1972, जो कि हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू नंबर 94, अंडर नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 1972 फ्री एजुकेशन
वाज़ रिकमेंडेड अप टू क्लास। तो जो फ्री एजुकेशन थी वो किस-किस क्लास तक जो है वो रिकमेंड की गई? क्लास 12 तक रिकमेंड की गई। एमसीक्यू नंबर 95 है, ओपन यूनिवर्सिटी वाज़ एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पे, जो कि मई 1974 में एस्टैब्लिश की गई थी। करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शंस में मौजूद नहीं है। 1972 है, 86 है, 64 है, तो ये करेक्ट आंसर्स नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज़ द करेक्ट आंसर। MCQ number 96 said the focus of national education policy 1978 was Islamic values या ideology of Pakistan. Both A and B is the correct answer. जो national education policy थी 1972 की, उसका focus Islamic values और जो हमारा नजरिया था पाकिस्तान के, पाकिस्तान बना किस बेसिस पे, वो दोनों पर बेस करती थी। MCQ number 97 है, if counseling C to gain understanding of oneself, follow up is to help the student as achieving particular placement he desires। इसमें काउंसलिंग में जो है, काउंसलिंग की जो सर्विस आपने अपने स्टूडेंट्स को देनी है, उसमें इट इज़ टू गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। इसमें जो स्टूडेंट है वो अपनी ही अंडरस्टैंडिंग को गेन अप करता है और वो स्पेसिफिकली अपने जो प्लेसमेंट है, जो अपना करियर है, उसको डिसाइड करता है। तो स्टूडेंट जो है वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं, जो उसका करियर है, जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है, उसमें जो उसकी काउंसलिंग सर्विस है वो हेल्प आउट करती है। MCQ नंबर 98 है, इन अ क्लास देयर आर चिल्ड्रन हु यूजुअली गेट आउट ऑफ द सोशल सर्कल। एक क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोशल सर्कल से गेट आउट हो जाते हैं। आप इन स्टूडेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? सोशेबल टाइप, फ्रेंडली टाइप, वेलकमिंग टाइप? ये सारे गलत हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट है जो कि नॉन सोशल है, एंटी सोशल है, वो आइसोलेटेड टाइप होते हैं, जो कि हमारे पास आंसर में नहीं है, तो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 99 है, फॉर द काउंसलिंग सर्विस टू बी इफेक्टिव। काउंसलिंग सर्विस को इफेक्टिव यानी कि आउटकम बेस्ड बनाने के लिए स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना चाहिए? जो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको करना चाहिए कि वो फैमिलियराइज करें नेचर के साथ और प्रिंसिपल्स ऑफ द गाइडेंस। इसमें यह है कि आप नेचर, गोल्स और प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस के साथ उस स्टूडेंट को फैमिलियराइज कर दें ताकि वो अपने डिसीजंस फिर खुद ले सके। लास्ट MCQ है, MCQ नंबर 100, व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ काउंसलिंग फॉर द इंडिविजुअल्स टू अटेन। तो जो अल्टीमेट गोल होता है काउंसलिंग का, कि स्टूडेंट जो है वो रियल एम, अपने रियल एम को जाने, सेल्फ रियलाइजेशन करे, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे, अपने आप को पहचाने कि उसके डिज़ायर्स क्या हैं, वो अपने करियर में किस हद तक कौन सा करियर जो है वो डेवलप करना चाहता है, कौन सा करियर चूज़ करना चाहता है और अपने करियर में किस पीक पर जाना चाहता है। तो वो स्टूडेंट की जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रियल एम है, सेल्फ रियलाइजेशन है, वो अल्टीमेट एम होता है काउंसलिंग का, जो कि हमारे पास ऑप्शंस में नहीं है। रिजेंटमेंट, self pity, self destruction, these are not the correct answer, तो none of these is the correct answer. This was all from my side. इंशाल्लाह इसी चैनल पर डी कोड विद हिरा के प्लेटफॉर्म से एजुकेशन की, जो FPSC SST की जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं, उन सब पर वीडियोस, वन शॉट वीडियोस बना के अपलोड कर दी जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।